हेलो स्टूडेंट्स, सबको नमस्ते। आरएल एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज इनमें आपका स्वागत है। और ज्योग्राफी में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मानव संसाधन। ठीक है, तो मानव संसाधन वाला जो चैप्टर है ये आपका बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का आएगा। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा मैप से रिलेटेड और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। आज हम फर्स्ट पार्ट बनाने जा रहे हैं। इस चैप्टर में आपको पहला जो पॉइंट ध्यान में रखना वो आपका है संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन से आपका क्या अभिप्राय है। देखो, संसाधन जो शब्द है इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रिसोर्स। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिसोर्स। और ये संसाधन शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम जोड़ साधन। सम जोड़ साधन, और सम का मतलब होता है समान। ठीक है, संसाधन क्या है, प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, संसाधन। कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ जो हमारी आवश्यकता को, मानव की आवश्यकता को पूरा कर सकता है वो क्या कहलाएगा, संसाधन। जैसे ये मार्कर है, ये क्या है, संसाधन, ये हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। ये बोर्ड है, ये क्या है, संसाधन है, ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। जल संसाधन है, मृदा क्या है, संसाधन है। जितनी भी वनस्पति हमारे चारों तरफ पाई जा रही है वो सब क्या है, संसाधन। यानी प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा कर सकती है, जिसमें हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन। ठीक है, और देखो स के ऊपर क्या लगा हुआ था, अनुस्वार। इसको हमने किसमें बदल दिया, मैं हलंत में। एक नई बात अगर आप सीखना चाहो, देखो अगर स के ऊपर क्या मिल जाए आपको, अनुस्वार, और उसके आपको टुकड़े करने हो, संधि विच्छेद करना हो, तो अनुस्वार को मैं में बदलना है आपको। देखो, संधि से रिलेटेड एक टॉपिक हम लेंगे और बिल्कुल सीधे सीधे फार्मूले उनके माध्यम से हम संधि सीखेंगे। जैसे और शब्द आप देखना चाहो, संविधान, क्या संधि विच्छेद बना दोगे इसका, सम प्लस विधान। संचार, सम प्लस चार। संकर, सम प्लस कर। अलंकार शब्द पढ़ा होगा आपने, अलंकार, अलम प्लस कार। यानी अनुस्वार को किसमें बदलना है, मैं हलंत में बदलना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका क्या हो गया, संसाधन। किसे कहते हैं संसाधन, प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं या जिनमें मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता पाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, संसाधन। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, मानव संसाधन। किसी भी देश में अगर मानव संसाधन है वो क्या होगा, शिक्षित होगा, योग्यता वाला होगा, शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से क्या होगा, मजबूत होगा। वो उस देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है, वो उस देश के लिए एक संपत्ति होती है। ठीक है, मानव को भी क्या है, संसाधन माना जाता है। मानव को संसाधन क्यों माना जाता है, देखो प्रकृति में कोई भी वस्तु अगर पाई जा रही है, कोई भी अगर पदार्थ पाया जा रहा है, उसको मूल्यवान और उपयोगी, मैं 2 शब्द लिख रहा हूं, मूल्यवान और उपयोगी वस्तुओं में बदलने का काम कौन करता है, मानव करता है। इस प्रकृति में जो कुछ पाया जा रहा है, जितने भी आपके खनिज है, जल है, मृदा है, वन संसाधन है, जितने भी संसाधन है उनको मूल्यवान और उपयोगी वस्तुओं में बदलने का काम कौन करता है, मानव करता है। इसलिए मानव को संसाधन माना जाता है। आपसे पूछा जाए कि मानव को संसाधन क्यों कहते हैं, क्योंकि मानव क्या है, संसाधनों का निर्माता माना जाता है। मानव के द्वारा प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थों को मूल्यवान और उपयोगी वस्तुओं में बदलने का कार्य किया जाता है। कैसे, देखो मान लीजिए मिट्टी क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है, और मिट्टी से मानव ने क्या बना ली, ईंट बना ली, और ईंट से क्या बना लिया, भवन बना लिया। अगर मानव नहीं होता तो इस मिट्टी की कोई उपयोगिता नहीं थी। इसी प्रकार देखो, मिट्टी से मानव ने क्या किया, कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया, और कृषि कार्य के द्वारा बहुत सारी खाद्यान्न फसलों, व्यावसायिक फसलों का मानव के द्वारा उत्पादन कार्य है वो संभव बनाया गया। इसी मिट्टी से देखो मानव क्या बना लेता है, बर्तन बना लेता है, और ये बर्तन हमारे बहुत ही उपयोगी हैं। तो ये सामान्य सी बातें हैं। अगर मानव नहीं होता तो ये चीजें संभव नहीं थी। इसलिए मानव को क्या माना जाता है, संसाधनों का निर्माता माना जाता है। मानव को स्वयं को एक संसाधन माना जाता है। मैंने सब लिखा मूल्यवान और उपयोगी।
आप बाजार में जा रहे हो मिट्टी बेचने के लिए, और एक बेचने के लिए जा रहे हो आप मिट्टी से बना हुआ घड़ा। बोलो मिट्टी ज्यादा मूल्यवान है या घड़ा? आपको पता है घड़े का मूल्य ज्यादा होता है। आपके लिए मिट्टी ज्यादा उपयोगी है या घड़ा? घड़ा ज्यादा उपयोगी है। तो इस बात को अपन एक दूसरे माध्यम से भी समझ सकते हैं। एक डायग्राम मैं बना रहा हूं, यहां पे देखो, ये आपकी क्या है? प्रकृति है, नेचर है, और इस प्रकृति में बहुत सारी वस्तुएं पाई जाती हैं। इन वस्तुओं का इस्तेमाल करके या उपयोग करके तकनीक की सहायता से, किसकी सहायता से? तकनीक या प्रौद्योगिकी की सहायता से किसी भी संस्थान में ले जाकर, किसी भी संस्थान में ले जाकर, किसी भी औद्योगिक इकाई में ले जाकर, किसी भी फैक्ट्री में ले जाकर उस पदार्थ को मानव के द्वारा मूल्यवान और उपयोगी वस्तुओं में बदला जाता है। यानी प्रकृति, तकनीक और संस्थान, इन तीनों के बीच में अंतर संबंध स्थापित करने वाला कौन है? मानव है। कौन है? मानव है। और मानव के द्वारा प्राकृतिक पदार्थों को मूल्यवान और उपयोगी वस्तुओं में बदला जाता है। मान लीजिए प्रकृति से आपको क्या प्राप्त हो गया? सोना। अब सोना जो है, गोल्ड जो है, इससे आभूषण बनाने का काम कौन कर रहा है? मानव। अपनी तकनीक का इस्तेमाल करके मानव के द्वारा उसको किस में बदल दिया गया? आभूषण में बदल दिया गया। अब अकेला सोना हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है, आभूषण ज्यादा उपयोगी है। इसी प्रकार देखो, मान लीजिए कृषि कार्य से हमें क्या प्राप्त हो गया? कपास। ठीक है, क्या प्राप्त हो गया? कपास। अब कपास से वस्त्र बनता है, आपको पता है। तो कपास से मानव ने क्या बनाया? धागा। तकनीक का इस्तेमाल किया, नहीं किया? अपनी तकनीक का इस्तेमाल करके कपास को किसमें बदल दिया? धागे में। और धागा जो इससे क्या बना लिया? वस्त्र। क्या बना लिया? वस्त्र। ये सब काम कौन कर रहा है? मानव। और पदार्थ कहां से ले रहा हो? प्रकृति से। कहां से ले रहा है? प्रकृति से। और अपनी तकनीक का इस्तेमाल करके किसी भी संस्थान में उस पदार्थ को ले जाकर मूल्यवान और उपयोगी वस्तुओं में बदलता है। देखो, कपास आपके लिए ज्यादा उपयोगी है वस्त्र। कपास का मूल्य ज्यादा है वस्त्र का। तो आपको शायद ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मानव को संसाधन क्यों माना जाता है। मानव को संसाधन क्यों माना जाता है? क्योंकि मानव क्या करता है? प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उनको मूल्यवान और उपयोगी वस्तुओं में बदलने का कार्य करता है। या मानव के बिना संसाधनों की कोई उपयोगिता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे जनगणना। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देखेंगे? जनगणना। जन यानी आदमी, गणना यानी गिनती। देखो, भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी, लेकिन भारत में दशकीय जनगणना, क्रमवार दशकीय जो जनगणना वो सबसे पहले हुई थी 1881 ईस्वी में। आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम क्रमवार दशकीय जनगणना वो कब हुई थी? 1821 ईस्वी में। और एक अंग्रेज अफसर थे लॉर्ड रिपन के समय में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। 1981 के बाद में भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में जनगणना होती है। और इस चैप्टर में हम जो भी आंकड़े पढ़ेंगे, जनसंख्या से रिलेटेड, साक्षरता दर से रिलेटेड, लिंग अनुपात से रिलेटेड, जनसंख्या घनत्व से रिलेटेड, वो सभी आंकड़े हैं वो हम किस जनगणना के आधार पर देखेंगे? 2011 की जनगणना के आधार पर। देखो, हर बुक के अंदर क्या है? ये आंकड़े अलग अलग हैं। और 10th क्लास की बुक के अंदर जो भी आंकड़े दिए गए हैं, हम उन्हीं आंकड़ों को याद रखेंगे। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हमें अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका उत्तर इस किताब के अंदर जो दिया गया है वही सही माना जाएगा। तो ध्यान रखना, आप अलग अलग बुकों में अलग अलग आंकड़े दिए जा रहे हैं, तो उनको लेकर आपको ज्यादा भ्रमित या चिंतित नहीं होना है। लेटेस्ट जो हमारे देश में जनगणना हुई वो कब हुई है? 2011 में। कब हुई है? 2011 में। ठीक है, अभी जो भी आंकड़े हम पढ़ेंगे वो किस जनगणना के बेस पे पढ़ेंगे? 2011 की जनगणना के बेस पे। और नेक्स्ट जो जनगणना है जो अभी लेट हो रही है वो कब होने वाली है? 2021 में।
आगामी जो जनगणना वो कब होगी? 2021 में। तो मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिए हैं। पहला पॉइंट क्या बताया है? संसाधन किसे कहते हैं? प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं संसाधन कहलाते हैं। मानव स्वयं क्या एक संसाधन है, इसे संसाधनों का निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि मानव के द्वारा अपने ज्ञान, अपने कौशल, अपनी तकनीक, अपनी बौद्धिक और शारीरिक योग्यताओं के द्वारा किसी भी प्राकृतिक पदार्थ को मूल्यवान और उपयोगी वस्तुओं में बदला जाता है, इसलिए मानव को संसाधन कहा जाता है। भारत में प्रथम बार क्रमवार जो दशकीय जनगणना वो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा जनसंख्या, पॉपुलेशन। जन यानी आदमी और उनकी जो टोटल संख्या उसे हम क्या बोलेंगे? जनसंख्या। जनसंख्या की परिभाषा क्या है? ध्यान रखना, किसी निश्चित स्थान पर, किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में, समय भी क्या है? निश्चित है, और स्थान भी क्या है? निश्चित है। किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या किसे कहेंगे? किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। और जनसंख्या की जो परिभाषा है, इससे 3 बातें निकलकर सामने आती हैं। एक तो जनसंख्या का आकार, वितरण और घनत्व है। जनसंख्या का आकार, वितरण और घनत्व है। जनसंख्या के आकार में हम क्या देखते हैं? कुल जनसंख्या के बारे में देखते हैं। भारत की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? भारत के जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी कुल जनसंख्या कितनी है? ठीक है, आकार में हम क्या देखते हैं? टोटल नंबर ऑफ पीपल, यानी कुल जनसंख्या को देखते हैं। वितरण में हम क्या देखेंगे? राज्यवार जनसंख्या, जिलावार जनसंख्या और गांवों में जनसंख्या का कितना कितना भाग है। घनत्व में हम क्या देखेंगे? प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कितना, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे जनसंख्या वृद्धि। दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे? जनसंख्या वृद्धि। और जनसंख्या वृद्धि में हम क्या देखेंगे? किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में जो कुल लोग रह रहे हैं उनकी संख्या में अगर कोई वृद्धि होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? जनसंख्या वृद्धि। और इस पॉइंट में हमें एक पॉइंट और देखेंगे, जनसंख्या वृद्धि दर और एक जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण। और एक आएगा आपका जनसंख्या की विशेषताएं, जनसंख्या की विशेषताएं। और जनसंख्या की जो विशेषताएं, इनमें कौन कौन से पॉइंट हमारे आएंगे? जनसंख्या की विशेषता में क्या पॉइंट आएंगे? नंबर 1 मान लीजिए साक्षरता। इसमें हम देखेंगे कितने लोग साक्षर हैं, कितने लोग निरक्षर हैं। एक पॉइंट है लिंगानुपात, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की औसत संख्या कितनी है, किस राज्य का लिंगानुपात कितना है, किसका सबसे ज्यादा, किसका सबसे कम है। एक हम देखेंगे जनसंख्या की आयु, यानी 0 से 14 वर्ष की आयु वर्ग जो है उसमें कितने लोग हैं। आयु वर्ग के आधार पर भी जनसंख्या को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ये आपके बुक में नहीं है तो उसको हम नहीं देखेंगे। आयु वर्ग। एक जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना, और व्यावसायिक संरचना में हम क्या देखते हैं? कितने लोग क्या है रोजगार में हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, जनसंख्या का कितना भाग प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत है, कितना भाग द्वितीय क्षेत्र में कार्यरत है और कितनी जनसंख्या तृतीय क्षेत्र में कार्यरत है। एक हम देखेंगे जनसंख्या की स्वास्थ्य की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति। ठीक है, ये हमारी बेसिक बातें हो गई हैं। क्या क्या बातें हो गई? नंबर 1 संसाधन किसे कहते हैं, नंबर 2 मानव संसाधन से आपका क्या अभिप्राय है। एक हमने देखा भारत में प्रथम बार जनगणना के बारे में, एक हमने देख लिया जनसंख्या की परिभाषा, और जनसंख्या की परिभाषा से कौन कौन सी 3 प्रमुख बातें निकलकर सामने आती हैं। एक क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना 2 नंबर में, जनसंख्या की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। अब हमारा पॉइंट आएगा
जनसंख्या का आकार, वितरण और घनत्व। जनसंख्या का आकार, वितरण और घनत्व। ठीक है, और इस पॉइंट में हम क्या देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार पहली बात क्या पढ़ेंगे, आकार के बारे में पढ़ेंगे। आकार में पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की टोटल जनसंख्या कितनी है, किसके आधार पे, 2011 की जनगणना के आधार पे भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। देखो कैसे याद रखेंगे, इधर से 1 को ले लो, आप ले लिया, इधर से 2 ले लिया, फिर वापिस इधर से 1 को ले लो, ले लिया, 0.02 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, 121.02 करोड़। ठीक है, क्या ध्यान रखोगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, 121.02 करोड़। अब देखो कुछ पॉइंट्स और दे रखे हैं, विश्व की जो कुल जनसंख्या है उसकी कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, तो ध्यान रखना 17.3%। विश्व की जो कुल जनसंख्या है उसमें से कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, 17.3%। विश्व का जो कुल क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत भाग भारत में है, 2.4%। कितना है, 2.4%। देखो जनसंख्या तो कितनी है, 17.3%, और विश्व का जो कुल क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत भाग भारत में है, 2.4%। यानी क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट देखो, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है, चीन का। और एक बात और ध्यान रखना, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 5 बड़े देश कौन कौन से हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 5 बड़े देश कौन कौन से हैं, तो आपको पता है पहले स्थान पे कौन है, चीन, दूसरे स्थान पे कौन आ जाएगा आपका, भारत, तीसरे स्थान पे आपका है अमेरिका, चौथे स्थान पे आपका है इंडोनेशिया, और 5वें स्थान पे आपका आ जाएगा ब्राजील। 5वें स्थान पे कौन है, ब्राजील। तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 5 बड़े देश कौन कौन से हैं, नंबर 1 चीन, नंबर 2 भारत, नंबर 3 अमेरिका, 4 नंबर पे इंडोनेशिया, और 5वें नंबर पे आपका कौन सा है, ब्राजील। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार एक तो भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, एक राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है, और भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, राजस्थान में सबसे कम या न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो देखो 2011 की जनगणना के अनुसार कुल भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, 121.02 करोड़। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, 121.02 करोड़। और भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो कौन सा आपका, उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर कौन है, यूपी। सबसे ऊपर कौन है, यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है ये हमें नहीं ध्यान रखना है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। या जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा आपका, उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है, कम में क्या आ रहा है, कम, और सिक्किम में भी क्या रहा है, कम। तो सबसे कम या न्यूनतम जनसंख्या वाला जो भारत का राज्य है वो आपका है सिक्किम। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम, ठीक है। अब देखो राजस्थान के बारे में, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी है,
किसके अनुसार? 2011 के अनुसार। ठीक है, 2011 से आप क्या बना लो? 2021। क्या बना लिया? 2021। ठीक है, अब देखो, सॉरी 2011 के एक साल बाद में आप चले जाओ 2012। क्या बना लो? 2012 बना लिया। अब एक 1 ये जो यहां लगा हुआ है यहां भी लगा दो। 21,012 क्या संख्या बन गई? 21,012। अब देखो 2, 3, 4 और 6, जीरो को छोड़ दो, इनका टोटल कितना हो रहा? 2 और 1 3, 1 4, 2 6 लिख दिया। फिर एक बार 6 लिख दो और बीच में क्या लिख दो? 8 लिख दो। तो 2011 की जो जनगणना है इसके अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? 6, 8, 6, 21,012। 6, 8, 6, 21,012। और राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो आपका है जयपुर। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो जिला वो कौन सा है? जयपुर। या जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जयपुर। और राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाला जो आपका जिला है वो आपका है जैसलमेर। न्यूनतम जनसंख्या वाला या जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला वो आपका कौन सा है? जैसलमेर। ठीक है, तो जनसंख्या के आकार और वितरण की बातें आपको समझ में आ गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 121.02 करोड़। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। पहला स्थान किसका है? चीन का। विश्व की जो कुल जनसंख्या है उसकी कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में है? 17.3%। और विश्व का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें से कितना भाग भारत में है? 2.4%। ठीक है, और ये बातें हम यहां भी देखेंगे। यहां आपको दो बातें और देखनी है। एक तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। देखो, राजस्थान से पहले मध्य प्रदेश है, वो देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था। लेकिन 3 नए राज्य बने थे, आपको पता है। एक तो बना था बिहार से अलग होकर झारखंड, ठीक है, और मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था आपका छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था आपका उत्तरांचल। अब मध्य प्रदेश से पृथक होकर जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था उस समय राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्या हो गया? सबसे बड़ा राज्य हो गया। ध्यान रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? पहला। और जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में 8वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। ठीक है, एक बिंदु और ध्यान रखना आप। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 5 बड़े राज्य, या आप ध्यान रखना, भारत की 50% जनसंख्या, भारत की लगभग आधी जनसंख्या या लगभग 50% जनसंख्या भारत के 5 राज्यों में निवास करती है। और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, नंबर 3 बिहार, 4 नंबर पे आपका आएगा पश्चिमी बंगाल, और 5वें नंबर पे आपका आएगा आंध्र प्रदेश। 5वें नंबर पे क्या आ जाएगा आपका? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो जनसंख्या के आकार से जुड़ी हुई बातें हैं वो हमारी क्या हो गई हैं? कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे जनसंख्या वृद्धि। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आएगा? जनसंख्या वृद्धि। हमारी बुक में जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन शब्द दिया गया है। और ऐसा शब्द क्यों दिया गया? जनसंख्या की जो वृद्धि है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रूप में हो सकती है, लेकिन हमें उतना डेप्थ में नहीं जाना है। हमें क्या ध्यान में रखना है? जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा।
पहला पॉइंट क्या रखेंगे, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। तो हमने जो जनसंख्या की परिभाषा याद रखी है उसी के बेस पे हम जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा याद रख लेंगे। जनसंख्या की क्या परिभाषा हमने पढ़ी है, किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। और जनसंख्या वृद्धि क्या परिभाषा बना लेंगे, किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में रहने वाले लोगों की कुल संख्या में होने वाली वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में रहने वाले लोगों की कुल संख्या में होने वाली वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। मान लीजिए ये एक जिला है झुंझुनू, और झुंझुनू जिले में 2019 में मान लीजिए टोटल 10 लाख लोग रहते थे। कितने लोग रह रहे थे, 10 लाख। और 2020 में झुंझुनू की कुल जनसंख्या है वो 10 लाख से कितनी हो गई, 12 लाख। ये क्या हुआ है, 2 लाख क्या हुआ है, जनसंख्या में वृद्धि हुई है। स्थान आपका निश्चित है यानी झुंझुनू जिला है, समय भी निश्चित है यानी है 2019 से 2020 के बीच। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा याद रह जाएगी, किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में रहने वाले लोगों की कुल संख्या में होने वाली वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर की परिभाषा क्या बना लेंगे, प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को हम क्या कह देंगे, जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में प्रति 100 व्यक्तियों पर होने वाली जनसंख्या वृद्धि को, प्रति 100 व्यक्तियों पर होने वाली जनसंख्या वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है, और जनसंख्या वृद्धि दर से रिलेटेड कोई ज्यादा बातें हमारी बुक में नहीं दे रखी हैं, तो हमें सीधी सीधी बातें याद रखनी है 3। एक तो बात याद रखनी है आपको भारत के संदर्भ में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है, दशकीय मतलब 2011 की जो जनगणना है, तो इसका मतलब पहले जनगणना कब हुई थी, 2001 में। 2001 से 2011 के बीच जो 10 वर्षों का टाइम पीरियड है, समय अवधि है, उसमें कुल जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है उसे हम क्या कहेंगे, जनसंख्या वृद्धि दर, और वो आपकी है